अतीत से तो हम केवल सबक सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता। जो हो चुका सो हो चुका। लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारे हाथ में है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है कार, बीच बीच में कभी कभी बैक मिरर में देखता है पीछे सड़क पे क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रित कहाँ होता है? सामने की तरफ। वर्तमान में आगे ट्रैफिक क्या है और उसका भविष्य का लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है, मुख्य बिंदु ये हैं। हाँ, पीछे की झलक लेना बीच बीच में काम आता है, लेकिन वह मुख्य बिंदु नहीं होता। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी जो है वह आगे की तरफ जाती है। पीछे से जो मदद मिल सकती है वह हम ग्रहण करें, लेकिन स्मरण रखें जाना हमें आगे है। आगे परिवर्तन संभव है। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, उनकी बात का जवाब दे दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूछा था गर्भ संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कोई आत्मा अपने पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है, भविष्य की नियति है, वह सब साथ लेकर आती है। यह सवाल हजारों साल से पूछा जा रहा है और कभी भी इसका एक निश्चित जवाब नहीं हो पाया। हमेशा हर व्यक्ति के पास अपने तर्क रहते हैं, उसके प्रमाण रहते हैं और वह दूसरे को गलत साबित करता है। मैं आपको एक समन्वित दृष्टि देना चाहूँगा, उसमें 2-3 बातें समझ आएंगी। एक मनुष्य होने के रूप में एक हमारी स्थूल काया है, फिजिकल बॉडी, जो माता पिता से आई है, उनको उनके पूर्वजों से आई थी। इसमें जो क्रोमोसोम्स के और जीन्स के गुण हैं, जो डीएनए है, लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरता हुआ आज इस रूप में प्रकट हुआ है। निश्चित रूप से इसकी रचना बहुत पुरानी है, लाखों करोड़ों साल पुरानी, लंबे विकास क्रम से यह गुजरा है। आपकी उम्र कितनी होगी, आपको बीमारियां कौन सी होंगी, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी होगी, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 90% बातें माँ और पिता के मिले जुले गुणों से तय होती हैं। अगर माता पिता में से कोई एक डायबिटिक है तो उसकी 50% संतान को डायबिटीज होने की संभावना है। यदि माता पिता दोनों डायबिटिक हैं तो 80% संभावना उनकी संतान को डायबिटिक होने की है। इसमें आपके कुछ करने नहीं करने से कुछ नहीं होगा। वो एक जेनेटिक कहानी है जो करोड़ों साल से चली आ रही है। यह फिजिकल बॉडी है। अब इसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी, और हमारा मन उसका हिस्सा है। वह माता पिता से नहीं आया, वह हमारे ही पिछले जन्मों की कहानी है। तो विगत जन्मों में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे अनुभवों से गुजरे, कैसे संस्कार पड़े, उनके क्या प्रभाव हैं, वो उसमें मौजूद हैं, इम्पैक्ट्स, और उसके अनुसार हमारा मन कार्य करेगा। अब ये तन और मन का जो समन्वय है, ये जन्म के समय बना है। एक विशेष प्रकार के मन ने अपने संस्कारों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के तन को और सिचुएशन को चुना है। अब तीसरा तत्व जो है वो है हमारे भीतर कॉन्शसनेस, चैतन्य। वो ना पिछले जन्मों से आई, ना वो माता पिता की श्रृंखला से आई। वह परम तत्व परमात्मा सर्वव्यापक है। वो न कहीं से आता न कहीं जाता। तो एक मनुष्य का होना 3 आयामों में मुख्य रूप से समझ लें तो 2 तो परंपरा से आए हैं, श्रृंखला से आए हैं। फिजिकल बॉडी माता पिता की परंपरागत श्रृंखला से आई है,
वो डीएनए के जो गुण हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। मन खुद के ही पिछले जन्मों की लंबी श्रृंखला से, वो भी लाखों करोड़ों साल पुराना है, वहां से वो आया है। समझो पिछले जन्म में किसी की पानी में डूब कर मृत्यु हो गई थी, तो इस जन्म में वो पानी से बचपन से ही डरेगा। वो उसके भीतर गहरा सदमा लगा हुआ है। तो इनको ऐसा समझना, हमारा शरीर जो है कंप्यूटर की हार्डवेयर है और मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को भी काम करना है तो हार्डवेयर के थ्रू ही कर सकता है। अब समझो एक व्यक्ति पिछले जन्म का संगीतकार गायक था, बड़ा अच्छा। इस जन्म में उसको जो फिजिकल बॉडी मिली, माता पिता से जो गला मिला, वोकल कार्ड्स की रचना मिली, वो आवाज़ अच्छी नहीं है। तो भीतर से तो वो जानता है कि कैसे गाना चाहिए, कैसी सुरीली आवाज़ होती है, लेकिन वह निकाल नहीं पाएगा क्योंकि भौतिक काया माता पिता से आई है। अगर बेसुरे थे, उनकी आवाज़ खराब थी, गाने लायक नहीं थी, तो ये व्यक्ति गाना नहीं गा पाएगा। अब एक दूसरी कल्पना करें हम, माता पिता से बड़ा अच्छा गला मिला था, मीठी आवाज़ थी दोनों की, लेकिन इसके पिछले जन्म से ही इसके अंदर संगीत के कोई गुण नहीं है, सुरताल की कोई पकड़ नहीं है, तो गला उसका खूब अच्छा है, लेकिन फिर भी वह गीत नहीं गा पाएगा क्योंकि पिछले जन्मों के वो संस्कार नहीं हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस करेगा, इस जन्म में तो सीख सकता है, संभावना है, लेकिन पीछे से कोई संपत्ति उसकी उस दिशा में नहीं है। कुछ बच्चे पैदाइशी अपनी प्रतिभा लेकर आए हैं, संयोग से अगर उन्हें वैसा माहौल मिल गया तो उनकी प्रतिभा खिल जाएगी बड़ी आसानी से। मेहनत कर कर के जो चीज हम पाएंगे, याद रखिएगा, वो बहुत बड़ी और बहुत गहरी नहीं हो सकती। जो जन्मजात गुण हैं वो बहुत गहरे हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य की संभावनाएं और बदलाहट करना हमारे हाथ में है, कुछ हद तक। काफी कुछ प्राचीन संस्कारों का परिणाम है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो घटनाएं घट चुकी हैं। तो भविष्य का कुछ अंश हमारे हाथ में है, पूरी तरह से नियति और भाग्य के हाथ में नहीं है। हाँ, बहुत कुछ भाग्य के हाथ में है, नियति के हाथ में है, पिछले जन्मों के हाथ में है। इस जन्म में बचपन में क्या हुआ, कैसे संस्कार पड़े, कैसी शिक्षा मिली, कैसा माहौल था, वहाँ से जो चीज़ें हमारे मन पे इम्पैक्ट डाल गई, उनका इम्पैक्ट बहुत गहरे अचेतन में है और वो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। समझो किसी ने अपने माता पिता को लड़ते ही देखा था बचपन से, तनावपूर्ण माहौल, आए दिन झगड़ा हो रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, सामान फेंका जा रहा है, ये उसने बचपन से देखा। कि अब उसके मन में एक धारणा बैठ गई कि पति पत्नी कैसे होते हैं, और काफ़ी संभावना है यही कहानी वो अपने दाम्पत्य जीवन में रिपीट करेगा। काफ़ी संभावना है वो भी अपनी पत्नी से झगड़ेगा। ये कहानी उसकी देखी हुई कहानी है और खूब बचपन में इसके संस्कार उसके ऊपर बैठ गए, एक धारणा बन गई कि दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। सुबह से गाली गलौज शुरू हो जाती है, एक धारणा उसकी फिक्स्ड है। तो इस जन्म के पालन पोषण का भी हाथ है, पिछले जन्मों की घटनाओं का भी हाथ है। तन और मन के नियम मैंने आपको बताए, वो लंबी श्रृंखला से आ रहे हैं, उनका भी हाथ है। पर याद रखिएगा, भविष्य को बदलने की संभावना का भी हाथ है। कोई बच्चा जिसने अपने माता पिता को हमेशा लड़ते देखा, उसके मन में एक नया संकल्प जाग सकता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन साथी के संग बहुत सुंदर और प्रेमपूर्ण जीवन जीऊंगा। ये भी हो सकता है। तो कहां बात टर्न लेगी भविष्य की, वो हमारे हाथ में है। अभी
माना कि पिछले घटनाओं का परिणाम है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि हम 100% बंधन में हैं। स्वतंत्रता भी है। अगर हम संकल्प पूर्वक उसका उपयोग करेंगे तो भविष्य हमारे हाथ में है, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। और अगर हम संकल्प पूर्वक समझदारी से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम बंधन में, फिर वही कहानी रिपीट आगे होती चलेंगी। यहां मां कविता बैठी हैं, ये 2 लोटा पानी सिर पर से डालने से भी डरती थी और अभी 7 फुट गहरे स्विमिंग पूल में तैरना सीख के आई हैं। अपना संकल्प, हिम्मत की, चलो उथले पानी से की, गहरे पानी में आ गई, फ्लोटर्स छोड़ दिए। सिर से पानी डालने में जो घबराती थी, याद रखिएगा अतीत का संस्कार है, कुछ घटना घटी होगी, इतनी घबराहट हो गई, नाक में पानी न चला जाए, मर न जाए, लेकिन पार जाने की संभावना हमेशा है। तो पिछले जन्मों की कथाओं को समझकर अपनी, आप ये नहीं सोचिए कि आप पूरी तरह से बंधन में हैं। अगर आप बेहोशी पूर्वक जिएंगे तो बंधन में हैं, वही कहानी चलती रहेगी। और अगर आप होश पूर्वक सचेत हो गए और आप नए संकल्प से भर गए तो आप सब बंधन को तोड़ के नया रास्ता अपना सकते हैं। स्वतंत्रता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं संकल्प के बारे में कहना चाहूंगा, विल पावर के बारे में। एक होती हैं साधारण इच्छाएं जिनकी गिनती बहुत है, विभिन्न दिशाओं में होती हैं। कोई हमें पूरब ले जाना चाह रही, कोई पश्चिम, कोई कह रही उत्तर चलो, कोई कह रही दक्षिण, कोई कह रही चलते क्यों हो, अरे थोड़ा आलस्य करो, सुस्ता लो, आराम कर लो, कहाँ जाना है। सब प्रकार की बातें हमारे मन में हैं, सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं हैं, उसमें आपस में बहुत कुछ कंट्राडिक्टरी है और उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे चेतन मन को जो जानकारियाँ प्राप्त हैं उससे हम हमेशा कन्फ्यूज्ड रहते हैं, ये कर लें कि वो कर लें, ये ठीक है कि वो ठीक है। हमने अच्छा पक्ष भी सुना है, बुरा पक्ष भी सुना है, प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स हमको पता हैं और हम डवाडोल हैं। और ऐसे डवाडोल आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत इंटेलिजेंट किस्म के हैं ये कर्महीन हो जाते हैं। उनके पास बुद्धि इतनी है, इतना ज्ञान है, हर चीज के बारे में प्लस माइनस उनको पता है, वो जिंदगी में कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके नेगेटिव पक्ष भी उसको पता है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, आपको कई लोगों के बारे में बता दूं, दवाइयां इसलिए नहीं खाते कि वो साइड इफेक्ट वाली चीज पहले पढ़ते हैं। अभी साइड इफेक्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मेन इफेक्ट सिर्फ एक है छोटा सा, वो 25 साइड इफेक्ट हैं। और आपकी अगर टेंडेंसी है कि आप साइड इफेक्ट ही पहले पढ़ते हो तो फिर मुश्किल है, आप दवाई ही नहीं खा पाओगे। अब गुप्ता जी को देखिए, अभी जो बोले हैं, इनके जैसा संकल्पवान आदमी आपको खोजने से ना मिलेगा। 75 ईयर्स की उम्र में इन्होंने पीएचडी की है और अभी इनकी उम्र 82 है और अभी एमबीए का कोर्स ज्वाइन किया है 2 साल का, है ना। इसको बोलते हैं शरीर से बूढ़े मन से जवान। इसके उल्टे लोग भी अपने को देखने मिल जाएंगे। अभी शरीर युवा है और दिमाग उनका बिल्कुल बूढ़ा है। कुछ सीखने तैयार नहीं, कुछ करने तैयार नहीं, कुछ नया ग्रस्त करने की कोई उत्सुकता नहीं, नो इंटरेस्ट। वो ऑलरेडी बूढ़े हो गए, उनका मन जैसे मर ही चुका। विल पावर अगर नहीं है, नया सीखने की क्षमता नहीं है, वो उत्सुकता और जिज्ञासा ही नहीं बची कि कुछ चेंज हो सकता है, तो हम मन से बूढ़े हो जाते हैं। हमारे देश में बूढ़ों की संख्या बहुत है, सरकारी आंकड़े पे मत जाना। पश्चिमी देशों में हम देखते हैं इसका उल्टा, युवा लोगों की संख्या बहुत है। चाहे शरीर से बूढ़े हो गए फिर भी भीतर जोश है, उमंग है, जवानी है, कुछ करने की चाहत है। अब ये चाहत 2 प्रकार की होती हैं।
एक गालिब का शेर आपने सुना होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब ये गालिब हैं, हजारों ख्वाहिशें। इन सज्जन को एक केस लड़ने कलकत्ता जाना था दिल्ली से। उस समय अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता में हाई कोर्ट था। पता है आपको, इनको पहुंचने में 3 साल लगे। हजारों ख्वाहिशें। जिस गांव से गुजरे वहीं कोई सुंदरी मिल गई, पड़ गए प्रेम में, उसके घर के चक्कर लगाने लगे, उसके लिए गजलें लिखने लगे। जब 15-20 दिन में भ्रम टूटा, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आगे बढ़े। मगर सुंदरियों की कोई कमी है हर गांव में। फिर मिल गई कोई, फिर वहां शेर व शायरी होने लगी। 3 साल लगे दिल्ली से कलकत्ता पहुंचने में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और ये कह रहे हैं कि अभी भी तसल्ली नहीं हुई, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, अभी तसल्ली नहीं हुई और ज्यादा हो। ये संकल्प का उल्टा है विकल्पों में डोलना। ये करूं कि वो करूं, ये ठीक कि वो ठीक, इसको कहते हैं विकल्पों में डोलना। ऐसा आदमी कुछ नहीं कर पाता। संकल्प का अर्थ है मेरे मन से विकल्प नहीं है, अब सीधी एक दिशा है, एक उद्देश्य है, एक टारगेट है, और पूरी ऊर्जा में उसमें लगाने के लिए तैयार हूं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है, चाहे वो सांसारिक सफलता हो चाहे आध्यात्मिक, दोनों बातों में। अभी कोई 25 साल पहले अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक ने एक स्कूल में अध्ययन किया था इस बात को परखने के लिए कि कितने बच्चे संकल्पवान हैं, कि एक निर्णय पे दृढ़ रह सकते हैं थोड़ी देर तक। तो एक क्लास में गया वो और कुछ छोटी मोटी चर्चा की, अपने प्रयोग के बारे में समझाया। और क्लास में सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, और उसने बच्चों को चॉकलेट दी और उसने कहा कि हम और शिक्षक महोदय आपके, हम लोग थोड़ी देर में लौट के आते हैं, आप लोग चॉकलेट तब तक नहीं खाना जब तक हम आना जाएं। हम आके जब कहेंगे चॉकलेट खाइए तब आपको खाना है, अभी आप रख लीजिए। वो लोग 20 मिनट बाद लौट के आए। इस बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है सब सीसीटीवी से, उसको देखा गया। तो करीब करीब 1/3 बच्चों ने तो तुरंत खा ली। जैसे ही वो मनोवैज्ञानिक और टीचर ने क्लास के बाहर कदम रखा, उन्होंने तुरंत चॉकलेट खोली, खा ली। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर तक रुके रहे और बाकी के 33% और उन्होंने 20 मिनट तक इंतजार नहीं किया। किसी ने 5 मिनट में खा ली, किसी ने 10 मिनट में, किसी ने 19 मिनट में खा ली। जब ये लोग लौट के आए, लगभग 33% बच्चों की चॉकलेट अभी सही सलामत थी, उन्होंने खोली भी नहीं थी। और जब इन्होंने आदेश दिया कि अब आप चॉकलेट खा सकते हैं, तब उन्होंने खाई। तो इसका रिकॉर्ड किया गया कि एक छोटी सी बात पर कोई बच्चा कितनी देर तक दृढ़ रह सकता है। तो संकल्प की कसौटी, यह बात उस समय साइकोलॉजी की मैगजीन में प्रकाशित हुई, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इससे कोई खास परिणाम तो निकल नहीं रहा था। संयोग की बात, लगभग 20 साल बाद उस मनोवैज्ञानिक को ख्याल आया एक दिन, एक बार पता लगाया जाए उन बच्चों का क्या हुआ। अब तो सब बड़े हो चुके होंगे, सेटल हो चुके होंगे। संयोग की बात, उसकी बेटी भी उसी क्लास में थी। तो उसने अपनी पुत्री से पूछा कि क्या तुम खोजबीन कर सकती हो, तुम्हारे क्लास फेलो सब उस समय के वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक लाइफ कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके जीवन में कितना संतोष है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है इसलिए पता लगाना बहुत आसान हो गया। तो उसकी बेटी ने थोड़ी सी कोशिश की, एक 5-7 दिन में सबका पता लग गया कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने कुछ फॉर्म्स भेजे कि इसको भरवा के बुलाओ ताकि पता चले कितना सेटिस्फैक्ट्री जीवन वो जी रहे हैं। तो फाइनेंशियली, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, सब प्रकार की चीज़ें उस क्वेश्चनेयर में थी।
फिर वह क्वेश्चनेयर जब आए, फिर उसकी डाटा तैयार की गई, और हैरानी की बात ये निकली जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। वो जो 33% संकल्पवान बच्चे थे जो 20 मिनट तक रुके रहे थे चॉकलेट खाने से, वही सबसे ज्यादा संतोषजनक जीवन जी रहे हैं। वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, उनका परिवार प्रसन्न है, वो वेल सेटल्ड हैं। और स्कूल ने जिनको इंटेलिजेंट की श्रेणी में गिना था, जिनको परसेंटेज जिनकी ज्यादा आती थी, उनकी लाइफ नंबर 2 पर आई, जिनको इस तथाकथित बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि उनका चित्त चंचल है, बहुत जानकारी है उनके पास, वो कहीं ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, वो परिवार में भी ठीक से सेटल नहीं हो पाते, बुद्धिमान है। पति पत्नी दोनों बुद्धिमान हो गया कबाड़ा घर का। कोई किसी को सहन नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता, सबके पास अपनी अक्ल है। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था कि अगर 2 व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, हर चीज में वो असहमत हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो दुश्मन हैं। हो सकता है पति पत्नी हो, दोनों पढ़े लिखे हैं। संकल्प की महत्ता पहली बार उजागर हुई इस स्टडी से। अभी तक समझा जाता था कि बुद्धि के द्वारा, परसेंटेज के द्वारा, आईक्यू के द्वारा सफलता मिलती है, वो फैक्टर नंबर 2 है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे की बुद्धि कम भी है, लेकिन अगर वो संकल्पवान है, दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिनेशन का पक्का है, ये आगे बढ़ जाएगा और यह ज्यादा संतुष्ट जीवन जिएगा। चंचल चित्त वाला एक नौकरी ज्वाइन की आज, कल वो फिर अखबार पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर नौकरी कहां मिल सकती है। ये कहीं के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। अंग्रेज कवि बायरन ने जब शादी की और चर्च की सीढ़ियां उतर रहा था, अपनी पत्नी का हाथ पकड़े, तभी नीचे एक दूसरी सुंदर लड़की पर उसकी नजर पड़ी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि माफ करना, मैं आधा मिनट के लिए भूल ही गया कि शादीशुदा हूं। अब ऐसा व्यक्ति किसी के भी साथ संतुष्ट नहीं रह सकता। इसकी पारिवारिक लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, हमेशा जॉब बदलने की सोचता रहेगा। और पश्चिम में जहां संभव है, लोग 6-8 महीने से ज्यादा कोई जॉब करते ही नहीं। फिर शहर बदलना है, इस शहर से उब गए, अब यूरोप में और संभव हो गया दूसरे देश में जाना। 2 साल हो गए इस देश में, अब कब तक रहेंगे, यहीं थोड़ी मरेंगे जहां जी पैदा हुए थे। वो चले किसी दूसरे देश में चले, फिर वर्ल्ड टूर पे चले गए। और बहुत अमीर हैं बेचारे, वर्ल्ड टूर कर कर के उब गए, थक गए, देख लिया सब जो देखना था। ये कहीं भी स्थिर नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे, प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, हर जगह से उखड़े उखड़े। इनके जीवन में संतोष नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, हमेशा अनसेटिस्फाइड, हमेशा डिसकंटेंटेड, सबसे नाराज। 25 साल पहले उस मनोवैज्ञानिक ने जो परीक्षण किया था, उस समय तो कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकल सका, लेकिन बाद में बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि आईक्यू से भी ज्यादा विल पावर महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति एक निश्चय करके और उस पर दृढ़ रह सकता है, ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं, यह बात केवल संसारिक तल पर ही नहीं, आध्यात्मिक तल पर भी लागू होती है। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा।